हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी जो कि हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंच सोसाइटी पूरी की पूरी देख ली थी। उसमें बहुत सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया था। उनमें अलग अलग स्टेट्स को हमने देखा था। उसके अलावा जो कि हम देख लिए थे कि किस तरह से लोग एजुकेटेड हो रहे थे और एजुकेटेड लोगों में से कुछ फिलोसफर्स निकल के आए जिन्होंने सोसाइटी में अलग अलग लोगों को आइडियाज़ दिए। आइडियाज़ इक्वलिटी का आइडिया दिए, डेमोक्रेसी का आइडियाज़ दिए और बहुत सारे और भी लोगों को एजुकेटेड किए अपने फिलॉसफी के माध्यम से। तो अब देखेंगे कि लोगों का उन फिलॉसफी पर या फिलोसफर्स के जो आइडिया थे उनको लेकर लोग किस तरह से इंटरप्रेट किया और कैसे जो कि फ्रांस में रेवोल्यूशन जो कि आउटब्रेक हुआ और क्या हुआ। तो इन सारी बातों को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की जो हम क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, तो देखिए हमने लास्ट करते हुए बताया था कि जो कि किंग जो थे लुइस 16, वो क्या चाह रहे थे कि वो फिर से लोगों पर टैक्सेस इंपोज करना चाह रहे थे कि टैक्सेस को क्या किया जाए, फिर से लागू किया जाए। अब देखिए वहाँ पर एक सिस्टम थी कि टैक्स लागू करने से पहले एक असेंबली बुलानी होती थी और उस असेंबली को हम बोलते हैं स्टेट जनरल। क्या बोला जाता है? स्टेट जनरल। अब ये शुरू से ही चली आ रही थी। इसमें अलग अलग स्टेट्स जो कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों के कुछ लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या कुछ उसमें से कुछ तीनों में से बोल सकते हैं कि तीनों स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते थे और तीनों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर और उन तीनों के डिस्कस के बाद ही जो कि टैक्सेज इम्पोज या कोई भी डिसीजन लिया जाता था। तो स्टेट जनरल वही कहलाता था कि स्टेट जनरल मतलब हुआ कि तीनों लोगों के, कुछ तीनों स्टेट के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मिलकर किसी भी डिसीजन को एक निर्णय में कन्वर्ट करना, मतलब एक डिसीजन लेना। लुइस 16 इन सबको मिलकर क्या करते, आखिरी डिसीजन लुइस 16 ही लेते थे, बट इन तीनों के अल्टीमेटली बोल सकते हैं ना कि एक अपनी ओपिनियन होती थी और उनके बाद अपना क्या होते थे, ओपिनियन को लुइस 16 उसको इफेक्ट में लाते थे। तो इसे स्टेट जनरल बोला जाता था। तो देखिए अभी स्टेट जनरल को जो कि 5 मई 1789 को बुलाया गया और इस स्टेट जनरल में जो कि अलग अलग स्टेट के जो कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए थे। अभी देखिए 5 मई 1789, इससे आप रिलेट कीजिएगा। तो देखिए कब हमने बताया था कि 14 जो जुलाई वाला कुछ याद आ रहा है जिसमें आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन जो शुरू में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आप डेट्स अब धीरे धीरे आपकी आगे बढ़ेगी, तो उसको आप देखिए हिस्ट्री में कोई भी बातों को आप रिलेट करना सीखिए कि हाँ हमने कहाँ से शुरू किया था। अभी देखिए इस टॉपिक में हम लोग, इस पूरे टॉपिक में हम रिलेट करवा देंगे कैसे जो कि हम लोग फ्लैशबैक में जाकर स्टोरी को शुरू किए थे कि आउटब्रेक होगा रेवोल्यूशन, बेस्टाइल फोर्ट पर जो कि लोगों ने इंटरप्रेट करके हमला कर दिया। तो वो अब रियल उसका कॉज पता चलने वाला है। तो देखिए 5 मई को 1789 को स्टेट जनरल की जो कि एक बोल सकते हैं ना, स्टेट जनरल को बुलाया गया था, असेंबली बुलाई गई थी स्टेट जनरल की। लुइस 16 ने उसको क्या किया था, इनवाइट किया था। अभी देखिए इसमें द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे? फर्स्ट स्टेट से 300 और सेकेंड स्टेट से भी 300, मतलब टोटल दोनों स्टेट से मिलकर 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, लेकिन थर्ड स्टेट से केवल क्या कितने मेंबर्स आए थे? 600 मेंबर्स आए थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को मिलाकर 300 और केवल थर्ड स्टेट से 600। ठीक है। अभी देखिए जो थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए थे तो उसमें सभी लोगों को नहीं बुलाया गया था। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि प्रॉस्पोरस और एजुकेटेड लोगों को ही बुलाया गया था। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पुअर थे, उन लोगों को इनवाइट किया, उनको तो महल के अंदर भी घुसने नहीं दिया था। तो वो अपनी अपनी समस्या, उन सारी लोगों की समस्या लेकर ये एजुकेटेड लोग आए थे और उस मीटिंग में क्या किया था, ज्वाइन किया था। लेकिन उस समय कुछ परेशानी थी। क्या परेशानी थी? वोटिंग सिस्टम को लेकर परेशानी थी। देखिए क्या है वोटिंग सिस्टम को लेकर परेशानी। वोटिंग इन द स्टेट जनरल कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड वन वोट। देखिए यहीं पर परेशानी है। यहाँ एक स्टेट जनरल के शुरू से ही एक सिस्टम चली आ रही थी वोटिंग देने का कि
हर स्टेट का एक वोट होता था, जैसे कि फर्स्ट स्टेट तो एक वोट, सेकंड स्टेट तो एक वोट, थर्ड स्टेट तो एक वोट। अब देखिए इससे क्या परेशानी होगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिलाकर 2 वोट और थर्ड स्टेट को केवल 1 वोट, मतलब ये वोटिंग सिस्टम थी। तो ये जो कि थर्ड स्टेट के लोग अब एजुकेटेड हो गए थे, तो वो इनका अपोज करते, बोले कि ये कैसे सही नहीं है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेट के 300 लोग आए हैं, सेकंड स्टेट के 300, अगर मान लीजिए कि एक एक पर्सन को केवल होता कि हाँ एक आदमी एक वोट देंगे, तो देखिए तो थर्ड स्टेट का केवल 600 लोग तो थर्ड स्टेट से ही, तो वो तो उनका तो वोटिंग राइट्स दोनों को मिलाकर बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईच ग्रुप्स हैज़ 1 वोट, मतलब कि एक स्टेट का 1 वोट होगा। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का कितना वोट हो गया, 2 वोट, और थर्ड स्टेट का केवल 1 वोट। तो ये एक गलत क्या थी, प्रिंसिपल थी, जो कि कंडक्ट शुरू से ही स्टेट जनरल कंडक्ट करती आ रही थी। ईच स्टेट हैड 1 वोट बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग राइट, यही है। तो थर्ड स्टेट के जो लोगों ने वो क्या करना डिमांड कर किया कि मुझे क्या चाहिए, इंडिविजुअल वोटिंग राइट चाहिए, सबको एक वोट होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट्स होना चाहिए। हर व्यक्ति क्या हो कि फर्स्ट स्टेट का हो, सेकेंड स्टेट का, सबका इक्वल 1 वोट होना चाहिए, 1 वोट सिस्टम, और इनसे वोटिंग होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करनी शुरू कर दी, इस तरह की डिमांड करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी क्या हुआ, बट किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, लेकिन राजा ने बोला कि नहीं ये प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है, और राजा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड ऑफ द कंट्री, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग भी अब एजुकेटेड हो गए थे, अलग अलग आइडियाज से वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, लोगों को अलग अलग बोल सकते हैं कि ना फिलोसफर्स का आइडिया से वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे। उनको पता था कि इक्वलिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है। अब वो क्या हो रहे थे कि जो राजा की शुरू से एक फ्यूडल सिस्टम आ रहा था, वो बोल सकते हैं सप्रेस करने की नीति आ रही थी, ये खुद को डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगे थे। और इन्होंने क्या किया, जब राजा ने इनकी प्रपोजल को नहीं माना कि नहीं इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स मैं नहीं दूंगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बोला कि नहीं तो हम क्या करेंगे, आपकी मीटिंग में मुझे ज्वाइन नहीं करनी है। और ये वहाँ उस मीटिंग को स्टेट जो कि स्टेट जनरल की जो मीटिंग चल रही थी, स्टेट जनरल की जो असेंबली चल रही थी, उसको क्या करे, छोड़ कर आ गए ये सारे थर्ड स्टेट के मेंबर्स, और थर्ड स्टेट वॉकड ऑफ द असेंबली, और मतलब उस असेंबली से निकल कर बाहर आ गए। अब निकल कर बाहर आ गए तो क्या हुआ देखिए, और इन्होंने ये सब बाहर आके ऑन 20 जून ये सब मिलकर अब कहाँ जाते हैं, ऑन 20 जून को ये लोग मिलकर टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट एक फ्रांस में एक जगह है, एक टेनिस कोर्ट एक पूरी तरह से ग्राउंड है, और टेनिस कोर्ट में ये लोग चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर 20 जून द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। अब ये लोग मिलकर क्या हो गए, जितने भी थर्ड स्टेट के लोग हैं, थर्ड स्टेट के एजुकेटेड लोग हैं, ये सारा थर्ड स्टेट के लोग मिलकर क्या बनाए, एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। और नेशनल असेंबली बनाते हैं कहाँ पे, टेनिस टेनिस कोर्ट में, और नेशनल असेंबली बनाते हैं एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने मतलब कि क्या करते हैं, बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, और बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया जाए, तैयार किया जाए, जिससे क्या हो, जिससे मोनार्क की जो एक बोल सकते हैं ना कि बिना कंट्रोल किया हो जब पावर है, बहुत सारी पावर्स दी गई है, जैसे भी हो रूल करना है एकदम से पूरा, बोल सकते हैं कि राजा की एक बिना शिकंजे वाली जो पावर है, पावर जो शेयर नहीं होता ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर नहीं है, उन पावर को क्या करना है, हमें लिमिट करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। तो इन लोगों ने 20 जून को इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई, और नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की यही एक मोटिव थी कि राजा के पावर को, मोनार्क के पावर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और असेंबली मतलब बोल सकते हैं कि जो सभी स्टेट को इक्वल राइट्स मिल जाए, सभी को फ्रीडम मिल जाए, इक्वलिटी मिल जाए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करनी शुरू कर दी। अब इसमें देखिए 2 नाम है, मिराबियो एंड एबेसियस। देखिए मिराबियो एक नोबल्स परिवार से बिलोंग करते थे, नोबल्स मतलब सेकेंड स्टेट, और एबेसियस प्रिस्ट थे, प्रिस्ट मतलब पादरी, और फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। तो अब एक देखिएगा कि ये थर्ड स्टेट में क्या करे, ये लेट द थर्ड स्टेट क्या लिखा हुआ है, देखिए मिराबियो भले ही सेकेंड स्टेट से एक नोबल थे, लेकिन वो होता है ना कि एक हमदर्दी सी जुड़ जानी, नहीं नहीं ये गलती तो हो रही थी, थर्ड स्टेट को सप्रेस तो किया जा रहा था बहुत पहले। तो ये क्या हुआ, मिराबियो सेकेंड स्टेट के नोबल्स होते हुए भी उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोगों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और एबेसियस भी फर्स्ट स्टेट का होते हुए भी इन्होंने भी क्या कर दिया,
सपोर्ट करना शुरू कर दिया थर्ड स्टेट को, और उनके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दिया, और उनको लीड करने लगा कि नहीं ये सही कर रहे हैं, इनको भी अधिकार मिलनी चाहिए। और मेरा व्यू और अबेसियस ने मिलकर थर्ड स्टेट के लोगों को लीड किया, लीड करके जो होता है ना कि एक तरह से मोर्चा संभालना पूरी तरह से, तो ये मीरा व्यू और एबेसियस ने मिलकर थर्ड स्टेट को लीड करना शुरू कर दिया। तो ये दो पर्सनालिटी थे। चलिए अब शुरू आगे बढ़ते हैं। देखिए यही एक पिक्चर आप देखिए, ये है आपका टेनिस कोर्ट जहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई गई थी। ये पूरा पिक्चर है, आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है गैदर्ड हैं, और इसमें देखिए इस तरह से सभी ने मिलकर क्या हुआ, इसमें से जो एजुकेटेड हैं, जो अच्छे पर्सनालिटी फिलोसफर्स, बड़े बड़े लोग जो कि एजुकेटेड लोग, उन सब मिलकर क्या हो रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं, या लोगों को बता रहे हैं कि इक्वलिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या हो रही है, उनके बारे में लोगों को समझा रहे हैं। तो ये आपका पूरा टेनिस कोर्ट का में नेशनल असेंबली का पूरा ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और परेशानी थी। देखिए वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सिलिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस वॉज ट्रबल। अभी हमने बताया कि वर्सिलिस में जो कि टेनिस कोर्ट में सभी क्या थे कि नेशनल असेंबली पूरी तरह से बिजी थी क्या करने में, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लेकिन इधर पूरे कंट्री क्या थी, ट्रबल में थी। फ्रांस पूरी तरह से ट्रबल में था। तो अभी क्या था वहाँ पे, देखिए यहाँ पे सीवियर विंटर डिस्ट्रॉय द फूड। देखिए पूरे कंट्री में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी थी। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने से बहुत सारे फसल ख़राब हो गए थे, फसल बर्बाद हो गए थे। और फसल बर्बाद होने से क्या होगा कि देखिए फसल होगी नहीं, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो क्या होगी, डिमांड फूड की तो बढ़ेगी, और फूड की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो पूरे की पूरी आफ्टर इंक्रीजिंग अब पूरी क्या हो रही थी, फूड ग्रेन्स कम हो रहे थे। तो फूड ग्रेन्स कम होने से कंट्री में क्या हो रहे थे, फूड की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। अब इंक्रीज़ कर गई तो देखिए दुकानदार के दुकान में भी जाने पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, क्योंकि राशन तो कम है, फूड ग्रेन्स तो कम होती थी, तो लोग की लंबी लाइन लगी हुई है, और बहुत लंबी लाइन के बाद भी आपको राशन मिले ना मिले, ख़त्म हो जाए, ऐसी सिस्टम चलती थी। तो अभी देखिए क्या होता है, आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस एंड द लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वीमेन स्ट्रॉम्ड इनटू शॉप्स। देखिए बहुत लंबी लंबी जो कि बहुत प्राइस बढ़ने के कारण और लंबी लंबी कतारें बेकरी शॉप्स पे लगाने के कारण लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और ये सारा गुस्सा कहाँ पर देखिए आपको निकाला गया, क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन। ये सारा एंग्री वीमेन जो थी, जो क्राउड्स था पूरा पूरा भीड़, उन्होंने शॉप्स पे हमला कर दिया, और हमला करके लूट लिया गया, तोड़ दिया गया शॉप्स को। और पूरे कंट्री में इसी तरह का सिस्टम हो रहा था, अलग अलग सिटीज़ से ऐसी न्यूज़ आने लगी। अब देखिए अलग अलग सिटीज़ से जब न्यूज़ ऐसी आने लगी, एक पूरा इस तरह से आग फैलने लगा, तो राजा, अब इसमें तो राजा एक्शन तो लेंगे कुछ। तो उन्होंने क्या किया, एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस ऑन 14 जुलाई। देखिए अब इसी समय ने राजा ने क्या किया, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि 14 जुलाई को कि जाओ पेरिस में देखो क्या हो रहा है। अब देखिए शुरू से कहानी स्टार्ट कीजिए फ्लैशबैक में। 14 जुलाई को राजा ने क्या किया था, अपने लोगों को क्या किया था, ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था कि जाओ देखो। तो इसीलिए ऑर्डर दिया था कि स्थिति थी, द एजिटेशन क्राउड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल फोर्ट। और इसी मतलब ट्रूप्स के, अब यहाँ के लोगों को लग रहा था कि क्या कि ये ट्रूप्स हम पर हमला करने आ रही है, हमें मारने आ रही है। और इसी कारण सभी जो कि जितने भी गुस्से से भड़के हुए लोग थे, उन सब ने क्या किया, बेस्टाइल फोर्ट पर हमला कर दिया। और बेस्टाइल फोर्ट पर हमला करके क्या किया था वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमला करके लूट लिया गया था, अलग अलग जगह पर क्या क्या हुई थी। तो आप कहानी रिलेट कर पा रहे हैं, फिर से शुरू से आप रिलेट कर लीजिए पूरी की पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को आप रिलेट कर लीजिए कि राजा ने क्या किया था, ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया था, लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया कि ये ट्रूप्स हमें मारने आ रही है, पीटने आ रही है। और इसी एजिटेशन में, केवल इसी को र्यूमर के कारण नहीं, पहले से भी लोग क्या थे, परेशान थे। उन सारी परेशानी को गुस्से किस पर हो गया, वो बेस्टाइल फोर्ट पर सारे क्राउड ने हमला कर दिया और उसे लूट लिया और अलग अलग जगह पर विध्वंस किया। कहानी रिलेट कर पा रहे हैं, चलिए ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, अभी देखिए इसमें एक और, ये देखिए पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो रही थी, मिस इंटरप्रेट लोग काफ़ी कर रहे थे। देखिए क्या हुआ था, इन द कंट्री साइड र्यूमर्स स्प्रेड, लॉर्ड्स ऑफ द मैन्योर वर डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स ऑफ। देखिए कंट्री साइड मतलब गांव में भी एक र्यूमर फैल गई, क्या बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि अंधविश्वास फैल जाना, कि देखिए हम लोगों ने जो क्या किया है, हम लोगों ने जो राजा या नॉबल्स के खिलाफ जो कि एक बोलते हैं ना कि एजिटेशन, एक बोल सकते हैं विद्रोह किया है, आंदोलन भड़काया, तो इससे ये लोग बहुत गुस्सा हो गए। और अलग अलग जो बड़े बड़े जमींदार हैं या नॉबल्स हैं, वो
छोटे छोटे आर्मी को क्या किए हैं, अपने पास एक छोटे छोटे आर्मी का ग्रुप्स बना लिए हैं, और वो हमें क्या करेंगे, हमारे विलेज में आकर हमारी फसल को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमारे फसल को बर्बाद कर देंगे, हमें परेशान करेंगे। लॉर्ड्स ऑफ मैन्योर, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े नोबल्स हैं, ठीक है। अभी ये देखिए, जो बड़े बड़े नोबल्स हैं, तो ऐसा लोगों को मिस इंटरप्रेट हो गया था, ऐसा लोगों ने क्या कर लिया था कि लोगों के अंदर में अंधविश्वास हो गया कि हो सकता है कि हमने इनको परेशान किया, तो ये भी क्या करेंगे, हमें, जो बड़े बड़े जमींदार है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है, वो लॉर्ड्स ऑफ मैन्योर है, वो क्या करेंगे, हमारे फसल को बर्बाद कर देंगे, आकर पूरी तरह तोड़ देंगे। तो इन सभी फियर के कारण, ड्यू टू फियर, पीजेंट्स अटैक द कैसल ऑफ नोबल्स। तो लोग इस डर के कारण, जो कि पीजेंट्स जो छोटे छोटे किसान थे, छोटे बड़े किसान, उन्होंने क्या किया, जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब बड़े बड़े जमींदार के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। घरों पर, कैसल पर, कैसल मतलब बड़े बड़े जो बंगले होते हैं, घर होते हैं, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लूटेड ग्रेन्स, और उनके अनाज लूट लिए गए। बर्न्ट रिकॉर्ड्स ऑफ मेनोरियल ड्यूज, जो पहले के उनके पास कोई ड्यूज होते थे, जो कि कर्ज लिए होते थे किसान, उन सारे डॉक्यूमेंट को जला दिया गया। इस तरह से क्या किया गया, तो पूरी तरह से तबाह हो गई थी कंट्री में। अलग तरह से का एजिटेशन भड़कता था, लोगों में एक गुस्सा भड़का हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा हो कहते हैं एक रिवोल्ट के लिए तैयार थे। पूरी तरह कंट्री एकदम रिवोल्ट पर, हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि रिवोल्ट पर थी, या बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा थे राजा से। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब राजा को भी बदलना पड़ेगा। लुईस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को की इस एजिटेशन को देखते हुए, लोगों की इस गुस्सा को देखते हुए, रिवोल्ट को देखते हुए, लुईस 16 फाइनली क्या किया, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें क्या किया गया था, मोनार्क के या राजा के पावर को क्या कर लिया गया था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो क्या कर लिया गया था, बहुत ज़्यादा उसमें बोल सकते हैं ना कि एक तरह से उस पर बंदिश बना दी गई थी, एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा, हो सकते हैं बहुत ज़्यादा उस पर बंदिशें लाद दी गई थी। तो इस सारी घटना तो हुई ही, तो ये सारा कर दिया गया था, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ स्पेसिफिक बातें क्या थी जो लागू कर दी गई, तो उसमें इक्वलिटी तो थी ही। बाय बर्थ जो सिस्टम चली आ रही थी, उनको एबॉलिश कर दिया गया कि अब बाय बर्थ किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी। इसके अलावा द मेंबर्स ऑफ क्लर्जी वी आर फोर्स टू गिव दियर प्रिविलेज, जो बड़े क्लर्जी को क्या करते थे, बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिलते आ रहे थे, उसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया। बोला गया कि अब आपको इस तरह के प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब उसके अलावा जो एक बोले थे, टेथ्स वेयर एबॉलिश, एक जो होता है ना, एक टेथ्स वेयर एबॉलिश एंड लैंड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, जो एक तरह का कर चलता आ रहा हो, शुरू से ही चला आ रहा था टेथ्स, उसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। और जो चर्च की जो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें वो ऑन करके रखते थे, उसको छुड़ाकर जो गरीब पीजेंट से उसमें बांट दिया गया, वो सारा उनसे छुड़ा लिया गया। तो इस तरह से पूरी सिस्टम कंट्री में हो गई थी। लोगों ने लास्टली आउटब्रेक हुआ फ्रेंच में, और अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की तो राजा तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आगे देखिएगा, राजा को वहाँ से भी हटा दिया गया जाएगा, और राजा को मार दिया जाएगा, या कुछ है जो हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में, हम लोग आपको नेक्स्ट जो कि हम लोग की क्लासेज होगी उसमें हम आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है आगे की जो क्लासेज चलेगी, उसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा। और यहाँ तक देखिए, अभी का जो कहानी है उसको रिलेट करिए शुरू से, कि कहाँ से हमने शुरू किया था, कहाँ तक पहुँचे, फिर वही शुरू से, जो शुरू एक सोसाइटी समझा हमने, शुरू में पढ़ा 14 जुलाई को जो बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक होता है, एक मिस इंटरप्रेट करने के कारण क्यों होता है, फिर इसमें हमने बताया कि ट्रूप्स क्यों भेजा जाता है, क्या स्थिति थी फ्रांस में। तो सारा रिलेट करना, हिस्ट्री में क्या करना होता है, बहुत रिलेट करना सीखना होता है। रिलेट करना सीख जाइएगा तो आपको डेट्स भी याद हो जाएंगे। डेट्स भी रिलेट करने वाली चीज़ होती है, डेट से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि डेट्स याद करना परेशान है। रिलेट करते रहिए कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था, अब ये स्टोरी आपको याद होगी तो डेट्स भी आप याद करते हुए चले जाइएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अब बहुत एक तरह से बोलते हैं पब्लिक, अब बहुत ज़्यादा एक पब्लिक की जो परेशानी थी, पब्लिक को क्या करते डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन उसे क्या किया गया था, कुछ हद तक ठीक किया गया था। लेकिन इसमें एक और परेशानी थी, अभी भी जो क्या था कि बड़े लोग जो थे, बड़े बड़े थर्ड स्टेट के भी जो प्रिविलेज बोल सकते हैं ना, कि जो एक एजुकेटेड पीपल थे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, ठीक है। जो कि अभी भी पीजेंट्स तक सारे कुछ नहीं पहुंची हुई थी, वो सारा हम अब नेक्स्ट क्लासेज में समझेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो आप क्या करेंगे, हमें पूछिए अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट्स आई थिंक नहीं होना चाहिए, अगर हो तो आप लोग बिना झिझक अपने डाउट्स को पूछें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।